आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। सेस की कर्ज पर असेंबली में कांग्रेस चीफ तारिक कर्रा का हमला, बोले 1 लाख करोड़ गैर इस्तेमाल है, फिर भी नया कर्ज लेने पर खड़े किए कई सवाल। असेंबली के बजट पर बहस के दौरान ही जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से सेस की स्कीम के तहत लिए जा रहे नए कर्जों पर सख्त सवालात खड़े किए गए हैं। उनका कहना है कि जब रियासत के पास तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुए, तो फिर हुकूमत को नए कर्ज लेने की आखिर जरूरत क्यों पेश आ रही है। तारिक कर्रा ने बताया है कि बजट का सिर्फ 12% हिस्सा तरक्याती कामों पर खर्च हुआ है, जो कि हुकूमत की कमजोर प्लानिंग और गलत तरजीहात को जाहिर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पैसे पहले से ही मौजूद हैं तो उसे अवाम की बेहतरी, बुनियादी सहूलियात और तरक्की पर लगाया जाना चाहिए, ना कि कर्ज लिया जाना चाहिए और लेकर मजीद रियासत को बोझ तले दबाया जाना चाहिए। कांग्रेस सरबराह की जानिब से सेस की कर्जों को भी जम्मू और कश्मीर के लिए कर्ज का जाल करार देते हुए खदशा जाहिर किया कि ऐसी पॉलिसी से मुस्तकबिल की नस्लें कर्जों के बोझ तले डूब जाएंगी, और जो कि सख्त तशवीश का सबब है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। 92,000 करोड़ रुपए हाथ में होने के बाद हमें लोन की क्या जरूरत फिर पड़ती है। हमें एक तो ये नहीं पता कि इसका क्या ये अप्रोप्रिएट कब होगा या मिस अप्रोप्रिएट हुआ है, कहां गया है। 1 लाख करोड़ का पहले हमें देखना होगा कि ये कहां गया है, या इसका क्या आगे सरकार ने खर्चा करने का तखमीना रखा है। एमएलए हंदवारा सुजाद लोन की जानिब से बजट और गैस सिलेंडर स्कीम पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। साथ ही सरकारी नौकरियों की आउटसोर्सिंग को समाजी तबाही दिया करार। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए सुजाद लोन की जानिब से मंगल को ही कानून साज असेंबली में हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि सरकारी नौकरियों को ठेके पर देना एक समाजी और मुआशी तबाही है। उनने बजट पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब कोई भी मुंतखब हुकूमत आती है तो बजट में उसकी सियासी सोच और पहचान होती है, लेकिन मौजूदा बजट में कोई भी सियासी निशान नजर नहीं आता और ये सिर्फ अफसरशाही का तैयार किया हुआ बजट लगता है। लोन की जानिब से कहा गया कि हुकूमत के इंतखाबी मंशूर में मुआशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए हर घर को 12 गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, जबकि अब सिर्फ 6 गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया जा रहा है, जो कि मंशूर से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। सुजाद लोन की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने इस ऐलान में 14 लाख उन गरीब घरानों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है जो पहले गुर्बत रेखा से नीचे कहलाते थे, और अब उन्हीं अवालियत वाले घराने भी उन्हें कहा जाता है। उनने वाजे किया है कि साल 2018 के हुक्मी हुकाम के तहत ही सिर्फ नाम तब्दील हुआ है, उनकी गुर्बत कम नहीं हुई। उन्होंने तंजिया अंदाज में भी पूछा है कि कब से गुर्बत रेखा से नीचे रहने वाले लोग अमीर हो गए। लोन ने बताया कि सिर्फ अंत्योदय अन्न योजना के 2 लाख घराने नहीं, बल्कि ये 14 लाख गरीब घराने भी मुआशी तौर पर कमजोर हैं और उन्हें इस मदद से बाहर रखना नाइंसाफी है। उनका यह भी कहना है कि अगर हर मुआशी कमजोर घर को 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे तो फिर साल भर में तकरीबन 1680 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 5 साल में ये रकम 8,500 करोड़ तक पहुंच सकती है, जबकि हुकूमत असल में सिर्फ 120 से 130 करोड़ रुपए सालाना देने का मंसूबा रखती है और अगले 3 साल में कुल मिलाकर 350 से 400 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुफ्त गैस सिलेंडरों का ये बड़ा ऐलान असल में गरीबों की जेब से पैसा निकाल रहा है। सुजाद लोन के मुताबिक डीजल पर रियायत कम करके हुकूमत गरीब आवाम से तकरीबन 250 करोड़ रुपए वसूल करेगी और उसके बदले सिर्फ 120 करोड़ रुपए वापस देगी, जबकि 130 करोड़ रुपए बचा रही है। इसी तरह से सरकारी नौकरियों के हवाले से उन्होंने कहा है कि हुकूमत के अपने जवाब के मुताबिक 24,000 नौकरियां ठेके पर दी जा चुकी हैं। उनका यह भी कहना है कि यह काम अफसरान के लिए नहीं किया गया, लेकिन ये सवाल है कि हुकूमत उनके साथ आखिर क्यों चल रही है। लोन ने हुकूमत से पूछा है कि जब गुज़िश्ता सालों में गवर्नर राज के दौरान हर चीजों की मुखालफत की गई है तो वो निजाम क्यों जारी रखा जा रहा है और नौकरियों को ठेके पर देने का सिलसिला क्यों खत्म नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये रवैया मुआशरे के लिए शदीद नुकसान का सबब बनेगा। That we desperately need to deregulate, decentralize our economy, because otherwise no investors would be coming here. So tourism और horticulture का बता दूं, these are gold mines only if we can recognize them. So एक और एक चीज, सर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है सर, उस पर जबरदस्त असॉल्ट हुआ है इस हाउस में, तो प्लीज सर उस असॉल्ट को जरा ठीक करें। सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, व्हेन यू वांट टू चेक एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कि क्या कंट्री बैकवर्ड है या डेवलप्ड है,
तो आप देखते हैं कि कितने लोग एग्रीकल्चर में हैं। जितने ज़्यादा हों मतलब हो गया कि उतना बैकवर्ड, जितने कम हो मीन्स उतना वो जो है हाई इनकम कंट्री। तो बच्चे कभी कभी हमारा सेशन देखते हैं, अल्लाह माफ़ करे अगर उनने सवालों में वो जवाब लिखे, सवालों के बदले वो जवाब लिखे तो वो तो बेचारे पास ही नहीं कभी होंगे। तो मुझे लगता है वो मिस कर लेता है। वैष्णो देवी रोपवे मंसूबे पर मचा हंगामा, कटरा में लोगों का सख्त एहतजाज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की किसी भी तरह की शामूलियत न होने का किया ऐलान। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को कानून साज असेंबली में वाजे किया गया है कि श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए रोपवे मंसूबा मंजूर करने में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई किरदार नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कुछ अराकीन की बात सुनकर जब उन्होंने रिकॉर्ड देखा तो मालूम हुआ कि ना तो कैबिनेट ने इस मंसूबे को मंजूरी दी है और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का ये फैसला रहा। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ये मंसूबा सितंबर 2024 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस वक्त मंजूर किया था जब अभी मुंतखब हुकूमत तश्कील ही नहीं हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर असेंबली और अवाम दोनों को गलत मालूमात दी जा रही है और कल जज्बाती लम्हे में एक रकुन ने इस्तीफा देने की धमकी भी दी थी। असेंबली में माता वैष्णो देवी हल्के से एमएलए बलदेव राज शर्मा की जानिब से पहले यह दावा किया गया था कि रोपवे मंसूबा कैबिनेट ने मंजूर किया है और उन्होंने कहा था कि अगर उनका दावा गलत साबित हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच कटरा में इस तजवीज के खिलाफ एक एहतजाज भी हुआ जहां लोगों ने रोपवे मंसूबे की सख्ती से मुखालफत की और कहा कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। एहतजाज में शिरकत करने वालों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और इल्जाम लगाया कि मकामी लोगों के मसाइल को नजरअंदाज करके यह मंसूबा आगे बढ़ाया जा रहा है। एहतजाज करने वालों ने वाजे करके कहा है कि वो रोपवे की मुखालफत पूरी ताकत से करेंगे और किसी भी सियासी जमात के नाम पर लिए गए ऐसे फैसले कबूल नहीं होंगे जो कि अवामी मुफाद के खिलाफ होंगे। इस एहतजाज के दौरान लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी और बनी के एमएलए रामेश्वर सिंह की तारीफ की और कहा कि वो मकामी अवाम के साथ खड़े हैं और रोपवे मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं। साथ ही एहतजाज करने वालों ने बीजेपी के एमएलए बलदेव शर्मा पर तनकीद की और दावा किया कि उनके इस मंसूबे से जाती मुफादात जुड़े हुए हैं जो कि कबूल नहीं किए जा सकते क्योंकि इससे मकामी रोजगार और मुआशी जिंदगी मुतासिर होगी। मुकर्रिरीन ने कहा है कि रोपवे मंसूबा कटरा के लिए रिवायती कारोबार और रोजगार पर बुरा असर डालेगा और हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम मुतासिर से मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। एहतजाज पुरअमन रहा और मुनज़्ज़मीन की जानिब से कहा गया है कि अगर उनके मुतालबात पर तवज्जो ना दी गई तो आइंदा भी ऐसे एहतजाज जारी रहेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली में एमएलए एहसान परदेसी की गरज बेख्तियारी अवाम की है। एमएलए बेख्तियार नहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को सियासी जख्म दिए हैं, बयान दिया गया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में एमएलए एहसान परदेसी की जानिब से पुरजोर और जज्बाती तकरीर करते हुए कहा गया कि एमएलए को बेख्तियार कहना गलत है। असल में अगर जम्मू और कश्मीर में कोई बेख्तियार है तो वो यहाँ की आम आवाम है। उनका ये कहना है कि सबसे ज्यादा बेख्तियार वो लोग हैं जो पिछले 10 सालों से नौकरी से महरूम है, वो नौजवान जो इंतजार करते करते उम्र की हद पार कर चुके हैं और फिर भी रोजगार हासिल नहीं कर सके। एहसान परदेसी ने यह भी कहा कि अगर आज कोई अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूर महसूस करता है तो वो ओपन मेरिट के बच्चे हैं जिनका हक बीजेपी की हुई रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से मारा गया और वो इसका बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की की बात अपनी जगह है लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सियासी खला पैदा हो गई है उससे समझना और भरना बहुत जरूरी है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2015 के बाद से मुसलसल जम्मू कश्मीर पर सियासी हमले हो रहे हैं। साल 2014 में पीडीपी ने बीजेपी को दूर रखने के नाम पर अवाम से मैंडेट लिया लेकिन बाद में हुकूमत बनाकर अवाम के भरोसे से खयानत कर ली। एहसान परदेसी की जानिब से कहा गया है कि जब कुछ बचा हुआ था तो बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और जम्मू को सियासी तौर पर गहरा जख्म दे दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा, रियासत की पहचान को कमजोर करना और फिर गलत तरीके से डिलिमिटेशन करवाना इसी सिलसिले का हिस्सा रहा। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जब पूरे हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन पर पाबंदी थी उस वक्त जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर यह अमल किया गया जिसमें ही 7 नई सीटें बढ़ा दी गई जिनमें से 6 जम्मू को और सिर्फ 1 कश्मीर को दी गई, सिर्फ इसलिए कि हुकूमत हासिल की जा सके। उनका यह भी कहना है कि इसके बावजूद बीजेपी न पहले हुकूमत बना सकी और न ही आगे कभी बना सकेगी। एमएलए एहसान परदेसी की जानिब से कहा गया है कि वो असेंबली में अपनी बात अपने लिए नहीं बल्कि उन 1 लाख अवाम के लिए रख रहे हैं जो उन पर भरोसा करके वोट दे चुकी है। उनका ये भी कहना है कि ये आवाज अवाम की आवाज है और वो वही बात कर रहे हैं जो उन्हें लोग जमीनी सत्ते पर बताते हैं। बीजेपी पर तनकीद करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन पहले बीजेपी के एमएलए ने यह दावा किया कि कश्मीर में ज्यादा वोट निकालना मोदी जी की कामयाबी है जबकि हकीकत ये है कि ये वोट बीजेपी के खिलाफ एक रेफरेंडम है। उनका यह भी कहना है कि कश्मीरियों ने ये वोट आर्टिकल 370 के खिलाफ फैसलों,
रियासत की हैसियत कम करने और अवाम के हकूक छीनने के खिलाफ दिया है, लेकिन बीजेपी सिर्फ वही देखना चाहती है जो उसे पसंद है और हकीकत का सामना करना नहीं चाहती। एहसान परदेसी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो पोलराइजेशन और फिरका वाराना सियासत के जरिए जीत हासिल करती है, काम और कारकर्दगी के जरिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने मजहब के नाम पर सियासत करना सीख लिया है, जबकि हम सियासत को काम और अवाम की भलाई के नाम पर करते हैं। आखिर में उन्होंने असेंबली से दरख्वास्त की है कि तमाम अराकीन मिलकर एक मुश्तरका आवाज उठाएं और जम्मू और कश्मीर को उसका रियासती दर्जा और खास हैसियत वापस दिलाने के लिए किरदार अदा करें, क्योंकि यही अवाम का हक है। एमएलए कितना डिसएम्पावर होगा? एमएलए के पास एक आईनी हैसियत है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। एमएलए डिसएम्पावर नहीं है सर। अगर वाकई में जम्मू कश्मीर में कोई डिसएम्पावर है सर, वो यहाँ की आवाम है। अगर वाकई में जम्मू कश्मीर में कोई डिसएम्पावर्ड है, वो लोग हैं जो पिछले 10 साल से नौकरी में नहीं लगे सर। अगर वाकई में जम्मू कश्मीर में आज की डेट में कोई डिसएम्पावर्ड है, वो नौजवान है जो पिछले 10 साल से ओवर एज में हो गया और नौकरी नहीं लग सका सर। आर्टिकल 370 के खात्मे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का किरदार बेनकाब हुआ है। बीजेपी के लीडर के बयान पर अवामी इत्तेहाद पार्टी का बड़ा दावा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के हाल ही में दिए गए बयान पर रिएक्शन देते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इनाम उन नबी की जानिब से आज कहा गया कि इस बयान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के आर्टिकल 370 के खात्मे में शामिल होने की बात को बिल्कुल वाजे कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा का इकरार इस बात का सबूत है कि जो कुछ भी अवामी इत्तेहाद पार्टी बरसों से जम्मू और कश्मीर की अवाम को बताती आ रही है, आज उस पर खुद बीजेपी के लीडर ने मोहर लगा दी है। इनाम उन नबी की जानिब से कहा गया है कि सुनील शर्मा का ये कहना कि आर्टिकल 370 के खात्मे के प्रोसेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी का साथ दिया, अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के दावों को पूरी तरह सच साबित करता है। उन्होंने याद दिलाया है कि इंजीनियर रशीद ने 5 अगस्त 2019 से कुछ दिन पहले ही अवाम को खबरदार किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर्स और बीजेपी के बीच में एक मुलाकात हुई है और कोई बड़ी सियासी धोखेबाजी होने वाली है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि आज जो बात प्रोपेगेंडा कहकर रद्द कर दी जा रही थी, उसे बीजेपी के अपने लीडर ने ही कबूल कर लिया। अब ये सिर्फ अवामी इत्तेहाद पार्टी का इल्जाम नहीं रहा, बल्कि एक इकरार बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकार करके सियासी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि हकीकत खुद उनके सियासी मुखालिफ कैंप से सामने आ रही है। इनाम उन नबी की जानिब से यह भी कहा गया कि जम्मू और कश्मीर की आवाम को जानबूझकर गुमराह रखा गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान पब्लिक के सामने आर्टिकल 370 के मुहाफिज बनकर दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उसके खात्मे में मदद करते हैं। आज उनका यह दोहरा चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि इंजीनियर रशीद ने 5 अगस्त 2019 से पहले अवाम को सच बताने की हिम्मत दिखाई, चाहे इसकी उन्हें भारी कीमत ही क्यों न चुकानी पड़ी। आज तारीख उस सच को धीरे धीरे तस्दीक कर रही है जो कि इंजीनियर रशीद ने पहले ही बयान कर दिया था। अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्सपर्सन की जानिब से यह भी कहा गया कि पार्टी मुतालबा करती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत अवाम के सामने सच रखे और आर्टिकल 370 के यकतरफा खात्मे तक पहुंचने वाले वाकयात में अपने किरदार की वजाहत करे। उनका यह भी कहना है कि जम्मू और कश्मीर के लोग जवाबदेही चाहते हैं, भूलने का ड्रामा नहीं। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन 118 अपोजिशन एमपीज की जानिब से नोटिस करवाया गया जमा। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से आज कहा गया कि दोपहर 1:14 पर कवानीन और कायदा नंबर 94C के तहत ही लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई है। कांग्रेस राय के मुताबिक इस नोटिस पर कुल 118 अराकीन पार्लियामेंट के दस्तखत मौजूद हैं। मुखालिफ जमातों का इल्जाम है कि स्पीकर का रवैया खुल्लम खुल्ला जानिबदाराना रहा है और अपोजिशन के रहनुमाओं को हाउस में अपनी बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। जराये ने बताया है कि नो कॉन्फिडेंस की तहरीक में स्पीकर के खिलाफ 4 वाकयात का जिक्र किया गया है, जिनमें सबसे अहम ये रहा कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान बोलने की इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी उस बहस में जनरल MM नरावणे की अभी तक शाया न होने वाली याददाश्त का हवाला देकर साल 2020 में चाइना के साथ तनाव पर बात करना चाहते थे। मुखालिफ अराकीन ने इसके हवाले से 8 MPs की मुअत्तली, बीजेपी के MP निशिकांत दुबे की जानिब से साबिक वजीर आजम पर जाती और नामुनासिब हमलों और स्पीकर ओम बिरला के उस बयान पर भी एतराज उठाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से हाउस में न आने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि उन्हें इत्तला मिली थी कि कुछ कांग्रेस की MPs वजीर आजम की सीट तक जा सकती हैं और कोई गैर मामूली वाकया पेश आ सकता है। कांग्रेस की MP मनिकम टैगोर की जानिब से एक्स पर लिखा गया कि ऑपोजिशन ने ये कदम गैर मामूली हालत में उठाया है। उनका यह भी कहना है कि ऑपोजिशन ने दस्तूरी रिवायात पर भरोसा रखा और स्पीकर के लिए जाती एहतराम के बावजूद वो इस बात पर शदीद रंज और अफसोस महसूस करते हैं कि ऑपोजिशन MPs को अवामी अहमियत के मसाइल उठाने का मुसलसल मौका नहीं दिया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा
कई सालों बाद ही स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया है, जो कि गैर मामूली हालत का नतीजा है। और अदाकार राजपाल यादव का तिहाड़ जेल में सरेंडर, एक्टर सोनू सूद ने दी हिमायत और अगली फिल्म में कास्ट करने का किया वादा। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है एक पुराने 25 लाख रुपए के चेक बाउंस केस के सिलसिले में। इस वक्त उनको बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सोनू सूद का पूरी हिमायत मिला है। सोनू सूद की जानिब से सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर करते हुए राजपाल को एक कला और महारतमंद अदाकार करार देते हुए कहा गया है कि उन्होंने हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कीमती काम किया है। सोनू की जानिब से ये वादा किया गया कि वो राजपाल यादव को अपनी अगली फिल्म में कास्ट करेंगे और उनका साइनिंग अमाउंट फौरन अदा करेंगे। साथ ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे प्रोड्यूसर से अपील की है कि राजपाल यादव का साथ दें और उनके मुश्किल वक्त में मदद करें। सोनू सूद ने यह भी कहा है कि ये मदद चैरिटी नहीं है बल्कि इज्जत के साथ दी जा रही है, क्योंकि राजपाल यादव इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। उन्होंने लिखा है, राजपाल यादव एक टैलेंटेड अदाकार हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बेहतरीन काम दिया है। कभी कभी जिंदगी नाइंसाफी करती है, लेकिन टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि वक्त की सख्ती से। वो मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे और ये वक्त है कि हम सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलीग्स उनके साथ खड़े हों। एक छोटी साइनिंग अमाउंट जो फ्यूचर में काम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकती है, चैरिटी नहीं इज्जत है। जब हमारे अपने मुश्किल में होते हैं, इंडस्ट्री को दिखाना चाहिए कि वो अकेला नहीं। यही दिखाता है कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक परिवार हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।